हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो हमने पिछले वीडियो में DECE 1 का जो जून 2021 का पेपर है उसका पहला और दूसरा प्रश्न देखे थे, उसके आंसर देखे थे। अभी मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न 3, 4 और 5 इनमें दोनों में दो दो प्रश्न है, इनके आंसर आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीसरे प्रश्न का कै भाग है उसका आंसर देखते हैं। ये पहला और जो दूसरा उसके आंसर हमने देख लिए थे। अभी हमें थर्ड प्रश्न के कै और ख भाग देखने हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। उदाहरण देते हुए बच्चे के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में भाषाई विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनका वर्णन कीजिए। तो भाषाई विकास होता है, जैसे कि हमने पीछे अपनी बुक अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी हो या कोई भी भाषाई विकास के बारे में आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो बच्चे के जो भाषाई विकास होता है ना, वो उसके रोने से प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा रोना शुरू करता है तब से उसका भाषाई विकास प्रारंभ हो जाता है, जो कि लगभग 1 माह तक बच्चा जैसे जन्म के कुछ दिनों बाद ही सीख जाता है। और 1 माह के बाद वो कूजन, फिर बालालाप और फिर पहला वाक्य बनाना और फिर शब्द भंडार में वृद्धि, इस तरह से बच्चे का भाषाई विकास स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो जो भाषा होती है वो हमारे अपने जो विचार हैं हम दूसरों तक पहुंचा दें, वो उसका एक निमित्त होता है, यानी कि एक साधन होता है भाषा। तो भाषा मानव द्वारा अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए उपयोग में लाई जाती है और ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि जन्म लेते किसी को भाषा आ गई या कोई, हम जैसे अब हम देखते हैं हम हिंदी शुरू से बोलना सीख रहे हैं तो हम हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे से हमें आती है। और कोई दूसरी लैंग्वेज जो हम नहीं जानते हैं तो अगर हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम जो जितनी तेजी से हम क्या हिंदी सीखते हैं तो उस तरह से हमें दूसरी भाषा सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो हमने हिंदी शुरू से सुनी, जब से जन्म लिया तब से वही सुनते बोलते चारों तरफ से उसी चीज़ के बारे में हमारा भाषा का विकास उसी लैंग्वेज में हो रहा होता है। तो इसी तरह से कोई भी भाषा हो वो एक जटिल प्रक्रिया है सीखना, और उसके लिए हमारा सीखना ही नहीं बल्कि हमारा क्या शारीरिक रूप से भी परिपक्व होना जरूरी होता है, मानसिक रूप से भी परिपक्व होना जरूरी होता है, कि बोलना भी आना चाहिए। अभी भाषा ज्ञान नहीं है, भाषा का किस तरह से मतलब किसी से बोला ही नहीं जाएगा तो भाषा का ज्ञान कितना भी हो तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना। तो भाषा एक जटिल प्रक्रिया है जिससे गुजर कर ही बोलना सीखा जाता है, इसलिए भाषा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में भाषाई विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और जो अवस्थाएं होती है ये आगे जाके बच्चे को भाषा सीखने में मदद करती हैं। और जो अवस्थाएं हैं भाषा सीखने की, वो पहली है रोना भाषा के सीखने की पहली अवस्था है। चूँकि भाषा एक लंबी व जटिल प्रक्रिया है तो प्रारंभ में शिशु रुदन यानी कि रोने से ही अपनी चीज़ें, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं बता पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। रुदन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि शिशु अकारण ही करता है, यानी कि बच्चे को कोई कारण नहीं होता शुरू में बच्चे का रोने का, लेकिन बस रोना है, खुशी में भी रोता है, कोई दिक्कत हो तो भी रोता है, तो अकारण ही करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोना चाह रहा है, नहीं, उसे अपने आप रोना आ रहा है तो वो रो रहा होता है। स्टीवर्ट के अनुसार जीवन के प्रारंभिक दिनों में शिशु में रोना भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है, यानी कि कोई बच्चा ज़्यादा रोता है, कोई कम रोता है, और जन्म के दूसरे सप्ताह में ये प्रकट होने लग जाता है। रोना शिशु के विचारों को दर्शाता है, जो कि किसी परेशानी, जैसे किसी को दिक्कत हो, बच्चे को तेज रोशनी, तेज कोई आवाज़ हो जाए, बच्चे को भूख लगी हो या वो थका हो, तो किसी भी वजह से बच्चा रो सकता है। नेक्स्ट है कूजन। लगभग बच्चा जब 1 महीने का हो जाता है तो जब से वो कूजन करने लग जाता है, और लगभग 4 से 5 महीने का होता है तब तक कूजन वाली भाषा की अवस्था चलती है। अभी कूजन का मतलब क्या है? कूजन का मतलब होता है जैसे जो स्वर होते हैं हमारे, जैसे ये जो स्वर होते हैं ना, ये समान स्वरों की बच्चा जो ध्वनि निकालता है उसे कूजन कहते हैं। जैसे ए है स्वर हमारा, ए या आ या ए उ, ये जो एक साथ आवाज़ें निकलती है ना स्वर की, उसे कूजन कहते हैं। तो कूजन का अर्थ है स्वर की समान ध्वनियाँ निकालना।
बच्चे जब संतुष्ट होते हैं, यानी कि वो खुश होते हैं, पेट भरा होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तो वे ऐसी ध्वनियाँ निकालते हैं। शिशु के कूजन पर आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उसके प्रति उत्तर में क्या कूजन करते हैं, और खुशी से बच्चा क्या और खुश होता है, फिर वो भी कूजन करता है। जैसे आप खुद से ये देख सकते हो प्रैक्टिकल में, घर में कोई छोटा बच्चा है ना और वो कूजन कर रहा है, तो आप उसकी नकल करोगे, उसकी तरफ देखते रहिए, उसे निहारते रहिए और उसकी तरह नकल कीजिए, तो बच्चा भी आपको आँख में आँख डाल के देख रहा होगा, खुश होगा, और फिर वापस से वो और तेज से कूजन करने लग जाएगा, उसे बहुत अच्छा लगता है बच्चे को। तो ये चीज़ क्या बच्चे के भाषा के विकास में ना योगदान देती हैं, तो ये चीज़ें भी साथ साथ होनी चाहिए। अब जैसे बच्चा ही नहीं कूजन करेगा, उसके साथ में उसको साथ में अगर कोई सपोर्ट करेगा ना, तो बच्चे का भाषा का विकास कूजन और तेज गति से करेगा, और भाषा का विकास बच्चे को और जल्दी से होगा, बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो इसी से भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रक्रिया में शिशु व पालनकर्ता के बीच एक भावात्मक संबंध भी होता है इसी चीज़ से। और नेक्स्ट हमारा भाषा का विकास की अवस्था है बालालाप। कूजन के बाद क्या करते हैं बच्चे, बालालाप करना सीख जाते हैं। कूजन में बच्चे समान स्वर की ध्वनियाँ निकालते हैं, और बालालाप में बच्चे स्वर व व्यंजन को मिश्रित करके एक या दो वाक्य का छोटे छोटे शब्द बनाने लग जाते हैं, वाक्य नहीं शब्द बनाने लग जाते हैं। ये 6 से 10 माह के शिशु होते हैं ना, बबलाने लगते हैं। बबलाना या बालालाप एक ही चीज़ होती है। स्वर व व्यंजन के मिश्रण को बार बार दोहराते हैं, जैसे मम्मा मम्मा मम्मा, पप्पा, दद्दा, ये चीज़ें क्या है बालालाप होता है। यही बालालाप शिशु के जो शब्द निर्माण होता है ना, उसमें सहायता करता है। बच्चे एक एक दो दो शब्द बनाना सीख जाते हैं। 9 से 10 महीने का जब आयु होती है, उस टाइम बच्चे अपने बालालाप के द्वारा छोटे छोटे शब्द बनाना सीखना के प्रारंभ कर देते हैं, और अपने खुद के वाक्य बनाने लग जाते हैं। और जो ये वाक्य होते हैं वो हमारी जो हम बड़े लोग होते हैं ना, वयस्क, उनकी भाषा से थोड़े सेम नहीं होते, थोड़े अलग होते हैं, लेकिन उनका मतलब वही होता है। उनके जैसे बोलने का तरीका होता है ना, तो वो इस इशारों संकेत से और कुछ अपने थोड़े बहुत जो टूटे फूटे शब्द, छोटे छोटे शब्द बनाते हैं ना, उससे वो बोलते तो हम लोग समझ जाते हैं। तो उनके जैसा लय लहजा तो होता है, और धीरे धीरे वो संकेतों द्वारा समझा भी देते हैं, हमें समझ आ जाता है। अब वो बच्चा सीधी वही चीज़ नहीं बोल रहा, लेकिन हमें समझ आ गया बच्चा किसके बारे में बोल रहा है। तो ये बालालाप हो गया। बालालाप के बाद बच्चे प्रारंभिक शब्द बनाना सीख जाते हैं। जब बच्चे लगभग साल भर के होने वाले होते हैं, उनका जन्म दिवस जैसे पहले जन्मदिन के आसपास अपना पहला शब्द बोलना प्रारंभ कर देते हैं। और ये शब्द क्या होते हैं, हमारे शब्द से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि कोई भी लिक्विड चीज़ बच्चे को चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, जूस चाहिए, उसके लिए दुद्धू या मम्मम ऐसी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। दूध, पानी या अन्य तरल चीज़ों के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 1 साल के जो शिशु होता है, उनका जो शब्द भंडार होता है वो नॉर्मली 3 या 8 शब्दों का होता है। 3 से 8 शब्दों के बीच में वो शब्द उनको आते हैं, उनका अर्थ तो समझते हैं, बोल सकते हैं। शिशु अपने आसपास से ज़्यादा सीखते हैं, यानी कि अपना जो कोई बच्चा है उससे, बच्चा कोई बड़ा भाई बहन है, माँ बाप है, उनसे वो ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे के जो प्रारंभिक शब्द होते हैं निन्नी, मामा, मम्मम, टाटा, पापा, जीजी, ये शब्द उनके प्रारंभिक शब्द होते हैं। जो शब्द भंडार में पहले यही शब्द होते हैं, जो 3 से 8 शब्दों का शब्द भंडार होता है। अब यहाँ तक भाषा की प्रक्रिया होती है ना, बचपन में चल रही होती है। अब बच्चे ने जैसे शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया, तो भाषा की प्रक्रिया तेज होना शुरू हो जाती है, और फिर बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होने लग जाती है। बच्चा अपनी जो मातृभाषा होती है ना, उसमें जो 2-4 शब्द उसने सीख लिए, अब वो और चीज़ें सीखने लग जाता है, और फिर उसके बाद जो भाषा के विकास की जो अवस्था होती है ना, उसमें शब्द भंडार में वृद्धि होती है। प्रारंभिक शब्द के बाद बच्चे जो होता है ना, धीरे धीरे नए शब्दों को सुनती, बोलती, सीखती है, उससे उसका शब्द भंडार बढ़ता रहता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है इसमें कि जो 1 साल का बच्चा होता है तो उसका शब्द भंडार होता है 3 से 8 शब्दों का, लेकिन वो इतनी तेज गति से बढ़ता है कि जब बच्चा 2 साल का होता है ना, तो उसका शब्द भंडार लगभग 300 वर्ड्स का हो जाता है, 300 शब्द हो जाते हैं उसे। और 3 साल का जब बच्चा होता है, लगभग 900 शब्द उसे उसकी डिक्शनरी में, दिमाग की डिक्शनरी में फिट हो जाते हैं। तो बच्चे अपनी स्थानीय भाषा बोलने के लायक भी हो जाते हैं उस टाइम तक, और उनका भाषा विकास इस तरह से चलता रहता है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया कि जो 3 वर्षों में भाषा का विकास जो होता है ना, किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ये क्या, पहला रोना, फिर कूजन, बालालाप हो गया, पहला शब्द बोलना, प्रारंभिक शब्द, और फिर शब्द भंडार में वृद्धि हो गई। अभी थर्ड का दूसरा एक है भाग कि 1 वर्षीय बच्ची के भाषाई विकास के लिए क्रैश कार्यकर्ता जो कोई 2 क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं, उन्हें सुझाइए। तो ये जब 1 वर्ष की बालिका अगर देखो किसी क्रैश में जा रही है, तो वहाँ पे भी तो उसे वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए ना, सीखने के लिए बच्ची को प्रेरणा मिलना चाहिए बच्ची को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते कार्यकर्ता, उसके बारे में हमें
बताना है। 1 वर्षीय शिशु या बच्ची का जो भाषाई विकास प्रारंभ हो चुका होता है, इसलिए उसे इसके लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। छोटे शिशु को खेल खेल में भाषा का ज्ञान दिया जा सकता है और इस टाइम एक क्रैश कार्यकर्ता की भूमिका इसमें प्रमुख होती है, क्योंकि बच्चे को जितना ज़्यादा भाषा सीखने का अवसर मिलेंगे उतना ही तो ज़्यादा उसका क्या विकास होगा, बोलने का, सीखेगी, बोलेगी, वो चीज़ उसको उसका जो भाषाई विकास है उसी से होगा। तो उसके लिए उसको प्रयास भी करने होंगे क्रैश कार्यकर्ता को। एक क्रैश कार्यकर्ता बच्चे के भाषाई विकास के लिए जो 2 क्रियाएं आयोजित कर सकती है, वो पहली है लोरी सुनाना। अब यहाँ पे लोरी का मतलब लोरी या कविता कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें, जैसे घर हो या क्रैश हो। बच्चों को लयबद्ध जो कविता या लोरियाँ होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं। अब इनमें कई वर्ड ऐसे होते हैं जो बच्चे को नहीं आते। अब आप जैसे पोएम ही है, कोई पोएम आप बच्चों को सुनाओ, 2 3 4 बार सुनाओगे ना, बच्चा ऐसा रट लेता है। हम एक लाइन बोलेंगे, दूसरी लाइन बच्चा अपने आप बोल देगा। बच्चे को उस चीज़ का अर्थ नहीं पता है, लेकिन बच्चे को मज़ा आता है वो सुनने में। क्या लय जो उसके होते हैं, लय ताल शुरू होते हैं ना, म्यूजिक जैसे कहते हैं ना, बड़ों को भी अच्छा लगता है संगीत, तो इसी तरह बच्चों के साथ भी वही होता है। बच्चे धीरे धीरे नए शब्द सीखते हैं इससे, तो बच्चों को इससे आनंद आता है। वो चाहे इसका मतलब समझे या ना समझे, पर नए नए शब्द सीखते हैं सुन के। लोरी या गीत की लय जो होते हैं ना, और कार्यकर्ता जिस तरीके से उसे सुनाते हैं तो वो हाव भाव करते हैं, तो उससे बच्चे उसका अर्थ समझने की कोशिश भी करती है। इस तरह से बच्चे का जो भाषाई विकास है इसमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्या कर सकती है कार्यकर्ता, चित्र दिखा के बातें कर सकते हैं। कोई चित्र होगा उसके बारे में उसे समझाएगी, या कोई भी आसपास जो चीज़ हो उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। कार्यकर्ता बच्ची को कोई एक चित्र दिखाकर उससे साथ बातचीत कर सकते हैं। आसपास से दिखने वाली कोई भी चीज़ें उनके नाम लेकर बच्ची को दिखाएगी, तो बच्ची को नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ये एक क्रिया आयोजित कर सकते हैं, जैसे पेड़ या किताब, फूल, घर, कोई भी चीज़ हो वो दिखाएं और फिर उसके बारे में उसके नाम ले लेके बच्ची को बताएं, तो इससे बच्ची को उसके बारे में पता चलेगा और शब्द भंडार में वृद्धि होगी। इस प्रकार एक क्रैश कार्यकर्ता छोटे छोटे प्रयासों द्वारा बच्चे के भाषाई विकास में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 4 का क्या है, शिशु का अपनी माँ के साथ लगाव केवल इसलिए विकसित होता है क्योंकि वह शिशु की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो हमें ये बताना है कि जो माँ के साथ जो बच्चे का लगाव होता है ना, वो सिर्फ इसलिए होता है कि उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करती है। तो ये आप सही मानते हो या गलत मानते हो? और इस चीज़ को हमें बताना है कि लगाव कैसे बनता है माँ और बच्चे के बीच, उसे स्पष्ट करना है और इस उत्तर की पुष्टि करनी है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे लगाव क्या। लगाव हो गया एक दो लोगों के बीच एक भावात्मक संबंध होता है। लगाव का मतलब होता है 2 लोगों के बीच होने वाले भावात्मक संबंध को लगाव कहा जाता है। माँ और शिशु के बीच जो लगाव होता है, स्नेहमयी संबंध होता है, वो भी लगाव ही होता है। ऐसा माना जाता है कि शिशु का लगाव सर्वप्रथम अपनी माँ के साथ ही होता है, क्योंकि वास्तव में माँ और शिशु जो होता है ना, उनके बीच जो प्रारंभिक संबंध जन्म के कुछ टाइम बाद ही बन जाते हैं। क्योंकि क्या बच्चा समझो 9 महीने जो माँ के साथ रहा है, वो हर टाइम महसूस कर रहा है माँ को, और जब वो उसकी गोद में आता है, माँ उसे गोद में लेती है, उसकी आंखों में देखती है, मुस्कुराता है बच्चा, माँ देखती है, तो उसका जो स्पर्श होता है माँ का, उस सब से क्या बच्चा एक स्नेहमयी संबंध बना पाता है माँ के साथ। क्योंकि नवजात शिशु सतर्क भी होते हैं और आंखों से संपर्क बना लेते हैं माँ के साथ। कई शिशु होते हैं ऐसे, इसीलिए आमतौर पर सलाह दी जाती है कि जन्म के तुरंत बाद जो बच्चा होता है उसको उसकी माँ के पास ही रहने दिया जाए, ताकि जो बच्चा है अपनी माँ के साथ स्नेहमयी संबंध स्थापित करे, जो आगे जाके लगाव बन सके। शिशु जब रोता है तो माँ क्या करती है, उसे गोद में उठा के दूध पिलाती है। उस टाइम वो बच्चे के जैसे सिर पे बच्चे के हाथ फेरेगी, बच्चे को लोरी सुनाती है, उससे बच्चे को स्पर्श महसूस होता है, बच्चा उसकी आवाज़ सुनता है। दूध पिलाने से और पहले बाद में माँ बच्चे के साथ बातें करती है, खेलती है, गुदगुदी करती है। तो इस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की भूख मिटाने, उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करके शारीरिक स्पर्श द्वारा एकटक निहारती है, मुस्कुराहट, उससे बातें करना, खेलना, उससे पारस्परिक जो स्नेहमयी संबंध है ना, तब बनाती है जब जाके वो लगाव बनता है। सिर्फ शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं करती माँ, उसके साथ माँ और भी बहुत सारी चीज़ें करती है। शारीरिक के साथ भावात्मक संबंध भी बनाती है माँ, तब जाके लगाव बनता है। माना जाता है कि शिशुओं का लगाव उन लोगों के साथ अधिक होता है जो उनकी देखभाल करते हैं, और बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान और तो उसकी ज़रूरतें तो माँ ही रखती है। इस वजह से लगाव होना तो स्वाभाविक है। जो माँ के साथ भावात्मक व शारीरिक दोनों ज़रूरतें पूरी हो रही हैं बच्चे की। और अगर बच्चा माँ के साथ लगाव बना पाता है तो वह धीरे धीरे उसके बाद के अगर सकारात्मक अच्छा माँ के साथ उसका रिलेशनशिप रहा ना, तो फिर वो पिता के साथ, घर में किसी अन्य बड़े जैसे दादाजी दादी जी या अन्य भी घर में जो भी लोग हैं, परिवार वाले, पड़ोस वाले, उनसे लगाव
बनाने में सफल रहता है वो, चूँकि माँ बच्चे की सभी शारीरिक व भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करती है, इसलिए लगाव बन जाता है। परंतु यह मानना कि शिशु का माँ के साथ लगाव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करती है, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन उसके साथ साथ भावात्मक जो होता है ना स्नेह, वो भी मिलना ज़रूरी होता है। माँ का व्यवहार जो होता है ना, माँ जिस तरह से बच्चे की देखभाल करते हैं, उन ज़रूरतों को जिस प्रकार से पूरा करती है, तो उससे जाके वो लगाव बना पाता है बच्चा। जैसे माँ शिशु को दूध पिलाते हैं तो उसमें स्नेहमयी व सुखमय अगर क्रिया ना हो तो ये लगाव नहीं बन पाए। जैसे अगर माँ परेशान है और बच्चे को लेके एक तो दूध पिला रही है, तो उससे लगाव थोड़ी ना होगा कि भी भूख लगी है, माँ ने दूध पिला दिया तो बच्चे को लगेगा कि माँ बहुत, नहीं। उससे क्या है, बच्चा देखेगा कि माँ कितनी परेशान है, मैं गोद में इसलिए माँ परेशान है, मुझे अच्छे से उठाया नहीं, बस उठाया, दूध पिलाया, वापस बिठा दिया। तो इस चीज़ों से बच्चा परेशान हो सकता है। माँ अगर उसे गोद में ना अच्छे से ना उठाए, रूखा व्यवहार करे, तो बच्चे पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, हमेशा डरे डरे चिंतित से लगते हैं। इसी प्रकार जैसे अगर ये कोई संस्थान या केंद्र है, उसमें क्या देखते हैं कि हम जैसे क्रैश हैं, क्रैश में बच्चे की सारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती है। माँ बाप आजकल जैसे जॉब जाते हैं तो छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो भावात्मक संबंध नहीं बन पाता ना जो माँ के साथ बनता है, क्योंकि ये कार्यकर्ता जो होते हैं वो शारीरिक ज़रूरतें तो पूरी कर देते हैं उनकी, लेकिन अब इतने सारे बच्चे हैं तो हर एक के साथ भावात्मक संबंध ढंग से बन नहीं पाता है। तो ये आपसी जो अंतःक्रिया होती है ना, वो नहीं, उसकी कमी के कारण वो भावात्मक संबंध नहीं बन पाता है जो कि माँ के साथ होता है। जो उसका भावात्मक व्यवहार, स्नेह, आपसी अंतःक्रिया, ये जो होती है ना, ये माँ के साथ पहले ज़्यादा होती है, तो वो लगाव बन जाता है। और इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप शिशु और माँ के बीच धीरे धीरे लगाव स्थापित होता है। फिर धीरे धीरे बच्चा पिता के साथ लगाव बढ़ाता है, उसके बाद अन्य परिवारजन, रिश्तेदार, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके साथ लगाव स्थापित करता है। इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे के साथ सकारात्मक स्नेहपूर्ण संबंध बनाए, ताकि आगे जाके क्या उसके अच्छे सामाजिक संबंध बनाने में मदद मिल सके। नेक्स्ट हमारा 4th का ख भाग है, स्वायत्ता और शर्म बनाम शक को स्पष्ट कीजिए। पारिवारिक परिवेश की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो स्वायत्ता के विकास को बढ़ावा देता है। अब स्वायत्ता के बारे में हमें बताना है। स्वायत्ता और शर्म बनाम शक, अब ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है कि आप देखोगे स्वायत्ता कहाँ है, स्वायत्ता तो हमने पढ़ लिया, अब शर्म बनाम शक का प्रश्न कहीं ढूंढने लग जाओ, नहीं, ये स्वायत्ता में ही आपको मिलेगा। स्वायत्ता का मतलब होता है ना अपने ऊपर विश्वास करना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ पे नियंत्रण कर सकता हूँ। तो बच्चों में बहुत होती है, और जब हम उन बच्चों को इस चीज़ के लिए टोकते हैं तो बच्चों में जो भावना होती है ना कि अच्छा मैंने गलत कर दिया तो मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज़ होती है शर्म बनाम शक। तो स्वायत्ता और शर्म बनाम शक एक दूसरे से ही रिलेटेड है। तो हमें स्वायत्ता के विकास को बढ़ावा देने की जो पारिवारिक परिवेश है उसके बारे में बताना है। स्वायत्ता और शर्म बनाम शक क्या है? 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में खास आदत देखने को मिलती है कि हर बात में नहीं कहना सीख जाते हैं, यानी कि उनको हर काम में ऐसे आदत होती है, हम कुछ भी कहेंगे ना, नहीं नहीं हम कहेंगे, वो उन्हें नहीं करना होता, बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि वे हर काम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं। और स्वायत्ता तो अर्थ ही है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने खुद से चुन के काम करना। 13 से 36 माह के बच्चे अपनी इच्छा अनुसार काम करना पसंद करते हैं, अपने प्रति जागरूक हो जाते हैं, उन्हें उनके ना जो खुद के अंदर क्या कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, उन्हें अपने खुद के अंदर विश्वास होता है, उसमें वृद्धि होने लग जाती है, और उन्हें लगता है कि वे जो ये घटनाएं ना उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, वे कई कार्य करने में समर्थ हैं, और फिर वो ये सोचते हैं, फिर उसके बाद वो कार्य करना चाहते हैं, अपनी योग्यता जो होती है ना उसको आजमाना भी चाहते हैं। स्वायत्ता का अर्थ है अपने स्वयं के ऊपर निर्भर रहना, स्वयं अपने काम खुद से करना। अभी एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बच्चे देखा होगा घर में कि खाना खिलाते हैं, हम कोई छोटा बच्चा हम खाना खिलाएंगे, जैसे ही बच्चों में स्वायत्ता की भावना आने लग जाती है ना तो खुद से चम्मच उठा के खाएंगे। अभी वो गिर रहा है लेकिन खाना खुद से ही है, गिरे तो गिरे, हमें खुद से खाना है। वो जिद करते हैं कुर्सी पे चढ़ने के लिए, जैसे हम कहेंगे लाओ हम हाथ पकड़ के चढ़ा दें, हम ऊपर चढ़ा दें, नहीं खुद से चढ़ना हो। तो इस स्वायत्ता की भावना ही दर्शाता है। अपने कपड़े खुद से पहनने की जिद करते हैं। अब चाहे कोई बच्चा पैंट पहन रहा है, हम कहेंगे लाओ हम पहना दें, नहीं खुद से पहनेंगे। अब एक पैर में दोनों पैर डाल लिए और फिर दिखा रहे हैं कि देखो हमने पहन ली। तो ये चीज़ें बच्चे की भावना, स्वायत्ता की भावना को दर्शाती हैं कि हाँ भाई कुछ करना चाह रहे हैं। ये सभी बातें बच्चे के बढ़ते हुए विश्वास को दर्शाती है। और इसी तरह यदि किसी बच्चे को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण के मौके मिले तो उनमें स्वयोग्यता की भावना का विकास होता है, और उनको लगता है कि वे घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और इसी से स्वायत्ता की भावना तेजी गति से उभरती है।
स्वायत्ता का मतलब है अपने आप चुनकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ काम करना है, यानी कि अपने खुद से चुनना कि किन परिस्थितियों में हमें कार्य करना है नहीं करना, वो हम खुद से सोचेंगे। तो ये बच्चों में आने लग जाती है। जैसे प्रथम वर्ष में बच्चों का पालनकर्ता के ऊपर विश्वास होना जरूरी है ताकि बाद में अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध बना पाए, वैसे ही इस टाइम स्वायत्ता की भावना में भी वृद्धि होना जरूरी है। यानी कि जैसे बच्चा लगभग 1 साल का होता है तो बच्चे में ना पालनकर्ता के प्रति विश्वास की भावना, आपने पढ़ा होगा कि उस टाइम पालनकर्ता को ना बच्चों के साथ ऐसा सकारात्मक संबंध बनाने चाहिए कि बच्चा दूर से देख रहा है और उन्हें लगना चाहिए कि हाँ अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो ये लोग आ जाएंगे, हम आराम से यहाँ पे परिवेश का अन्वेषण करें, कोई दिक्कत होगी हमें संभालने के लिए है यहाँ पे हमारे साथ। तो ये एक विश्वास होता है। तो जैसे उस टाइम वो ज़रूरी है, तो इस एज में क्या बच्चे को स्वायत्ता की भावना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बच्चों को अन्वेषण की स्वतंत्रता नहीं दी जाए, उन पर रोक टोक लगा दी जाए, तो उससे क्या अपनी योग्यताओं के प्रति उसे संदेह लगेगा कि पता नहीं मैं सच्ची में ही नहीं कर पाऊंगा। 1 बार 2 बार 3 बार सुनेगा, उसके बाद खुद से लगेगा अच्छा मैं हमेशा ही गलत करता हूँ। तो ये उसमें हो सकता है। और जैसे अगर बच्चे को बार बार ये चीज़ें कही जाएंगी, ये करने को कही जाएंगी, तो बच्चे को ऐसे लगेगा कि है ना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे बच्चे का बार बार कहा जाए अरे तुमने तो फिर से क्या कर दिया, खाना खाते तुमने मुंह गंदा कर लिया, फ्रॉक उल्टी पहन ली, तो ये इस तरह से बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एक बच्ची है, उसने पहली बार फ्रॉक पहना और दिखानी, अब वो सोची तो रही थी कि खुश होंगे घर वाले कि अच्छा मैंने खुद से पहनी, और पालनकर्ता ने कहा तुमने तो फ्रॉक उल्टी पहन ली है। तो ये उस चीज़ को, बच्ची के उत्साह को ठंडा कर सकते हैं, उसे ना हतोत्साहित कर सकती हैं, और उसको इस चीज़ से उसकी जो खुद के अंदर ना योग्यताओं के प्रति उसे शक लगेगा, उसे शर्म आएगी। तो शर्म बनाम शक होता है ना, ये पैदा हो सकता है उसमें, क्योंकि वो तो नए काम को प्रशंसा के लिए आई थी कि मैंने नया काम किया, और उसकी बजाय उसको हंसी उड़ी है ना, तो उसे आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए बच्चों में शर्म बनाम शक के स्थान पर पालनकर्ता होते हैं, उनमें स्वायत्ता को बढ़ाने के लिए अन्वेषण के सकारात्मक माहौल देना चाहिए, बहुत सारे मौके देने चाहिए, उनको बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ऐसे करके जो पालनकर्ता होते हैं ये सारी चीज़ें बच्चे का जो स्वायत्ता की भावना है उसके विकास में सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5 का क्या है, क्रिया क्षेत्र क्या है, स्पष्ट कीजिए, और शाला पूर्व केंद्र में क्रिया क्षेत्र बनाने के क्या लाभ हैं। अभी क्रिया क्षेत्र का मतलब क्या है? क्रिया क्षेत्र का मतलब होता है गतिविधि कौन है। आपने किसी कोई और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े हो तो उसमें पढ़ा होगा गतिविधि कौन है। अभी क्रिया क्षेत्र और गतिविधि कौन है एक ही चीज़ है। इनका मतलब होता है कि केंद्र में ऐसी जगह ऐसे कौन है जहाँ पे किसी भी क्रिया का आयोजन के लिए वो सामग्री रखी हो, तो क्रिया क्षेत्र होता है। क्रिया क्षेत्र से आश्रय क्रियाओं के आयोजन के लिए एक ऐसा स्थान जहाँ पर उस क्रिया से संबंधित सामग्री सारी सामग्री रखी हो और क्रियाओं का आयोजन वहाँ पे आराम से किया जा सके, ऐसा थोड़ा स्थान भी हो। एक शालापुर केंद्र में क्रिया क्षेत्र बनाना एक महत्वपूर्ण चीज़ है। शालापुर केंद्र में ये क्रिया क्षेत्र होते हैं, कमरे की दीवारों के साथ साथ जो कोने होते हैं ना उनको भी यूज़ करके क्रिया क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। ये कमरे में बने वे छोटे छोटे स्थान हैं जहाँ पे कोई विशिष्ट क्रियाओं से संबंधित सामग्री रख सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी सामग्री रख सकते हैं, हम बच्चे के भाषाई विकास के लिए क्रिया क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं ना, तो जो स्टोरी हैं उनके बुक्स रख सकते हैं, कठपुतली मुखौटे होते हैं, फैलोलिन के बोर्ड, वरमाला के कार्ड, सामान्य जो वाद्य यंत्र होते हैं वो रख सकते हैं। नाट्य खेल की क्रिया क्षेत्र के लिए कोई जैसे कपड़े हो गए रंग बिरंगे या पुराने कपड़े, चश्मे के फ्रेम, शीशा हो गया, कंगा हो गया, थैले, बटुए, गुड़िया, लकड़ी के गुटके, कठपुतली, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। अगर जैसे साइंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करवानी है बच्चों को तो उसके लिए आवर्धक लेंस, चुंबक, छलनी, बोतल, डिब्बे, ढक्कन, विभिन्न आकार व नाप की वस्तुएं, तराजू, ये सब रखे जा सकते हैं। तो कई गतिविधि क्या बहुत प्रकार की होती है और हर कोई ऐसा है कि अपनी मर्जी से कि हाँ भी बच्चों को ये चीज़ अच्छी लग सकती है, हम कोई भी गतिविधि को ना बना सकते हैं। इसी तरह मोती या पत्तियाँ पिरोना, पत्थरों से खेलना, चित्र संबंधी क्रिया, रंग भरना, कलर, चिकनी मिट्टी से खेलना, है ना, ये सारी चीज़ें क्रियाएं अलग अलग इनके लिए क्रिया क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। और शाला पूर्व केंद्र में इनका ना बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि बच्चे के खेल खेल द्वारा सीखते हैं। इन क्रिया क्षेत्र या गतिविधि कोनों को बनाते समय कुछ बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जो स्थान होता है ना इतना पर्याप्त हो कि बच्चे क्या आराम से खेल पाए, वहाँ बच्चों को आराम से थोड़ा बैठने का स्थान मिल पाए। एक दूसरे की जैसे कोई चीज़ बना रहा है, इतनी जगह ही नहीं है कि वो उसकी तोड़ रहा है वो उसकी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा स्थान पर्याप्त हो। हम जो भी खेल सामग्री लें ज़रूरी नहीं है कि खरीद के लाएं, जो खुद से हमारे पास अवेलेबल हो, हमारे परिवेश से हमें कई चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि
पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल, इनको एकत्रित कर, छोटे छोटे कंकड़ों को एकत्रित कर, वो सब भी गतिविधि कर सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनसे बोल सकते हैं कि कोई चीज़ आपके घर में आपके मम्मी पापा देना चाहें, या फिर उन अभिभावकों से बात कर सकते हैं, वो लोग अरेंज कर दें। तो ज़रूरी नहीं है खरीदाई जाए, हमारे आसपास भी परिवेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम बिना खरीदे ही बच्चों के लिए गतिविधि आयोजित कर सकते हैं। क्रिया क्षेत्र में बच्चों को अपनी मनपसंद क्रिया चुनने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि बच्चों के उसमें क्या रुचि बनी रहे। एकल या सामूहिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का भी प्रबंध होना चाहिए। और जो खेल सामग्री होती है ऐसे जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पे बच्चे आराम से उसे ले सकें। अब हमने किसी ऊंची जगह पे रख दिया, हम कह रहे हैं कि चलो बच्चों आप उस वहाँ पे पहुँचो, मैं 5 मिनट में, अब 5 मिनट के 10 मिनट हो गए, बच्चों को चीज़ हाथ ही नहीं आ रही है, ऊपर से बच्चे बैठे हैं, तो क्या फ़ायदा है। तो ऐसी जगह पे रखें ताकि बच्चे खुद से वो ले सकें। जितनी ज़रूरत की सामग्री हो खुले में रखें, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, खिलौने, जो भी चीज़ हो सामग्री, वो डिब्बों में भर के रखी जा सकती है कि वहाँ पे ज़्यादा फैले नहीं। और इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि जैसे डिब्बों में भरें तो ऐसे करें कि या तो उस डिब्बे पे इस चीज़ का नाम लिख दें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, या फिर ये ध्यान रखें कि किस डिब्बे में क्या है, क्योंकि अभी जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हर डब्बा तो खोल के देखा नहीं जा सकता। तो इन चीज़ों का, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस डिब्बे में क्या, नहीं तो आगे जाने ज़रूरत पड़ेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रकार बच्चे के केंद्र में जो क्रिया क्षेत्र होता है उसके अंदर अपनी इच्छा अनुसार बच्चे आराम से खेल खेलवाएं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए क्या, एक शालापुर केंद्र में क्रिया क्षेत्रीय गतिविधि कोनों का बड़ा महत्व है, क्योंकि क्या बच्चे के जो विकास में योगदान होता है इसका। तो ये गतिविधि कोने हो गए या क्रिया क्षेत्र हो गए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 5वें का है, शालापुर केंद्र की पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने के लिए 10 बिंदुओं की जांच सूची बनानी है। हमें 10 बिंदुओं की जांच सूची। अब मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है किसी चीज़ के बारे में ये हमें पता करना कि भाई ये चीज़ हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है, वो चीज़ पता करना। एक बाल देखभाल केंद्र या फिर शालापुर केंद्र या अन्य किसी के बारे में मूल्यांकन करना जरूरी होता है, ताकि यह पता चल पाए कि कार्य ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें किस चीज़ में, किस क्षेत्र में कितना सुधार की ज़रूरत है। और जो शालापुर केंद्र होता है उसके लिए पाठ्यचर्या की बात आती है तो उसका मूल्यांकन भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि केंद्र की गतिविधि या बच्चों के लिए जो क्रियाएं होती हैं उनका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, बच्चों के लिए लाभदायक है या नहीं है, ये चीज़ उससे पता लगती है। जांच सूची किस प्रकार से बना सकते हैं? पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए जांच सूची। अभी जांच सूची में हमें सही का निशान उस मत के सामने लगाना है, हाँ वाले कॉलम में, जब हमें लगे कि जो केंद्र में जो गतिविधि है ये हो रही है, स्पष्ट है। और नहीं वाले कॉलम में निशान हमें जब लगाना है सही का, टिक का निशान, कि जब गतिविधि स्पष्ट ना हो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हमें टिक लगाना है वहाँ पे। हाँ वाले कॉलम में टिक जब लगाना है जब वो गतिविधि हो रही है, और नहीं वाले कॉलम में टिक जब लगाना है वो गतिविधि ना हो रही हो। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। ऊपर मदों की सूची, हाँ ना, और लास्ट में मूल्यांकन। थोड़ा मूल्यांकन के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह भी होनी चाहिए, बट हमें इसमें सिर्फ सूची बना के देनी है, हमें इसमें मूल्यांकन करना नहीं है। तो आप इतना भी एग्जाम में बना देना, लास्ट में जगह थोड़ी सी छोड़ देना। लेकिन अगर नॉर्मली आपको सच में बनानी होगी इसमें, तो मूल्यांकन के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है, क्योंकि हमें उसमें कुछ लिखना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखा जाता है। तो हमें 10 बिंदुओं की जाँच सूची बनानी है। तो पहला, यह एक व्यवस्थित दैनिक कार्यक्रम है, यानी कि व्यवस्थित का मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2 दिन चल रहा है पाठ्यचर्या फिर उसके बाद 10 दिन छुट्टी है, नहीं ऐसा नहीं। व्यवस्थित है यानी कि रेगुलर है या नहीं है, ये होता है व्यवस्थित दैनिक कार्यक्रम। अब हाँ होगा तो हाँ लिखेंगे, ना होगा तो नहीं लिखेंगे। और हाँ है तो ठीक है, ना है तो भाई क्या क्या चाहिए, क्यों क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, क्या होना चाहिए, इसमें किस सुधार की ज़रूरत है, वो हमें मूल्यांकन में लिखना होता है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बच्चे जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसमें उनसे प्रसन्न हैं और उत्साहित हैं या नहीं है, ठीक है। तो हाँ ना में वही टिक लगाना है। नेक्स्ट, बच्चों का प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है, खेल क्रियाएं बच्चों की योग्यता व आवश्यकताओं के अनुरूप है, बच्चों की जो जिज्ञासा होती है उनको संतुष्ट किया जा रहा है, जाता है क्या, खेल क्रियाओं में विविधता है, प्रतिदिन बाहरी व भीतरी खेल क्रियाएं होती है, खेल क्रियाएं रोचक व चुनौतीपूर्ण है,
सामूहिक व व्यक्तिगत खेल शामिल होते हैं। पाठ्यचर्या बाल केंद्रित है, यानी कि बच्चों की ज़रूरत व आवश्यकता व रुचि के अनुसार है। तो इन चीज़ों के बारे में जैसे पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगी कि पाठ्यचर्या बच्चों के अनुरूप है या नहीं है। तो ये चीज़ एक पाठ्यचर्या की अनुसूची बन गई। पाठ्यचर्या के मूल्यांकन की मदों की सूची, हाँ ना और फिर मूल्यांकन, और ये 10 पॉइंट हो गए इसमें। तो यहाँ पे 5 प्रश्न हो गए, अभी 1, 6 और 7 प्रश्न बचे हैं, जिसका कि मैं दूसरा वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप लोगों का इतना भी पढ़ने में बोर हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के प्रश्न डाल दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों की तैयारी कीजिए।